हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप 2025 में एसएससी और डीएसएसबी की जो एग्जाम की तैयारी है वो साथ में किस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी जो एलडीसी की एग्जाम डेट है, एलडीसी की एग्जाम अभी जो फिलहाल है, इलेक्शन 5 फरवरी को खत्म हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो एग्जाम है वो मार्च एंड या फिर अप्रैल में होगा। तो आप जो है प्रिपेयर हो अच्छी तरीके से। अगर आपको एक जॉब चाहिए 2025 में, तो इस वीडियो में जो भी बताऊंगा उसे अच्छी तरीके से फॉलो कर लेना। बाकी ये है, मैंने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर करिए आप देख सकते हैं। ये मेरा दास ग्रेड 4 का जो कि 2019 के आसपास हुआ था इसका एग्जाम। तो उसका स्कोर 161 और तब कट ऑफ गई थी ऑलमोस्ट 149 जनरल की। तो तब का स्कोर कार्ड है मेरा। ये एसएससी स्टेनो का स्कोर कार्ड है 2019 का 2023 का। ये इंग्लिश में मेरे नंबर है 100 में से 95। और ये मैं स्कोर कार्ड सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कोई भी बंदा आ गया मुंह उठा के स्ट्रेटेजी बता के चला गया। मैंने एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम को किस तरीके से टैकल करें, जो स्ट्रेटेजी है, ताकि आप एग्जाम क्लियर कर पाए। ये मेरा सीजीएल 2024 का स्कोर कार्ड है। ये मेरे रीजनिंग में नंबर है 46, ये जीके में 31, मैथ में 50, इंग्लिश में 50, कुल 177 स्कोर था। 185 मेरा नॉर्मलाइज स्कोर हो गया। ये मेरा मेथ्स का स्कोर कार्ड ओवरऑल 328। कंप्यूटर में 45 नंबर है। बाकी अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको फॉलो कर लो, तो आप दोनों एग्जाम को टैकल कर सकते हैं। और जो एसएससी के लिए एलिजिबल नहीं है सीजीएल के लिए, तो जो मैं डीएसबी के लिए बताऊंगा उस तरीके से आपको फॉलो कर लेना। जो बता रहा हूँ बस अच्छे से फॉलो करो। देखो, एसएससी और डीएसएसबी एग्जाम में क्या क्या कॉमन है। मैथ दोनों में आती है, रीजनिंग कॉमन है, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर दोनों कॉमन है। तो सिर्फ और सिर्फ एक जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है। तो हिंदी को बाकी के अलावा सारे के सारे जो सब्जेक्ट है वो दोनों में आ रहे हैं, तो दोनों की आप साथ में तैयारी कर सकते हैं। और किस तरीके से करनी है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बताता हूँ। और ये है एग्जाम है। जैसे दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं सिलेबस पूरा करने में लगे रहते हैं, तो वो सिलेबस पूरा ही करते रहते हैं, इनका एग्जाम नहीं होता क्लियर। और ऐसे 90 से 95 बच्चे ऐसे ही, वो सिलेबस पूरा करते रहते हैं कि अभी सिलेबस मेरा पूरा हो जाए मैं तब मॉक टेस्ट दूंगा, मेरे ये सिलेबस हो जाए, ये टॉपिक हो जाए, मैं तब मॉक टेस्ट दूंगा। तो भाई तुम्हारा सिलेबस नहीं होगा कभी भी। मेरे जितने भी एग्जाम क्लियर है, मेरा कुछ ना कुछ सिलेबस छूटा है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट मेरे हमेशा छूटे हैं। लेकिन पेपर को टैकल करना बहुत जरूरी है, किस तरीके से वो टैकल करना है, चाहे तुम्हें वो कंसेप्ट आए या ना आए। तो जो चीजें बता रहा हूँ ये नोट कर लो। मतलब ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। सबसे पहले कंसेप्ट आपको तुम्हें अच्छी तरीके से आने चाहिए। दूसरी चीज, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बाकी किस तरीके से क्या करना है वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये चीज नोट कर लो। अगर तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है तो कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट जितने तुम दे सकते हो सब्जेक्ट वाइज उतने दो। और पी वाई क्यू, अगर तुम्हें पी वाई क्यू मुंह जबानी याद नहीं है, मुंह जबानी याद नहीं, एटलीस्ट प्रैक्टिस हो के अगर पेपर में क्वेश्चन आया तुम्हें पता हो हाँ ये पी वाई क्यू है और इसे तुरंत किस तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि पेपर के टाइम ना हमें सोचना नहीं है कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, तुम्हें तुरंत पता हो कि इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे और आंसर लाओ, ये होता है। और मॉक टेस्ट जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकोगे उतना ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। तो मॉक टेस्ट कोशिश करो वीक में एक मॉक टेस्ट जरूर दो, जरूर दो। और अगर आप डीएसएसबी और एसएससी की दोनों तैयारी कर रहे हो, तो वीक में दो मॉक टेस्ट हमारे होने चाहिए, एक डीएसएसबी के लिए और एक एसएससी के लिए। अब आता है देखो मैथ, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग होते हैं। मैथ एसएससी और डीएसएसबी, डीएसएसबी में एसएससी में दो तरीके की मैथ आती है, एक अर्थमेटिक और एक आती है एडवांस। डीएसएसबी में आती है सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक। और एडवांस के नाम पे जो मैथ आती है वो आती है मेंसुरेशन और बेसिक एल्जेब्रा, बिल्कुल बेसिक वाली आती है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं पता प्रोबेबिलिटी आती है नहीं आती, लेकिन शायद मैंने एक दो क्वेश्चन देखे थे किसी के में, तो आप ये खुद देख लेना आती है नहीं आती पी। और ये कैसे देखोगे, तो पी वाई क्यू पेपर देखना, उसमें अगर प्रोबेबिलिटी आती है तो करना, नहीं आती है तो मत करना। लेकिन मेंसुरेशन बिल्कुल आती है, बिल्कुल इजी होती है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करो हो गई। अलजेब्रा भी बिल्कुल बेसिक आती है। तो ये हो गई डीएसएसबी और एसएससी, साथ में तैयारी करनी है। अगर तुमने एसएससी की पढ़ ली मैथ अर्थमेटिक और एडवांस वाली, तो डीएसएसबी की कुछ भी नहीं है मैथ। बस उसमें अर्थमेटिक के अच्छे अच्छे थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो तुम पीवाई क्यू करोगे ना डीएसएसबी के, तो वो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। तो मैं आपको इसके बारे में बताया, तो अर्थमेटिक एडवांस तो डीएसएसबी तुम्हारी खुद ब खुद हो जाएगी। सबसे पहले
यूट्यूब के अंदर सबसे मेन है, कोई भी कोर्स ले लो जो आपको ठीक लगे। अगर आपको कोर्स नहीं लेना, या फिर 399 में इसका कोई कोर्स आता है, ये मेन, अगर आपका बिल्कुल बेसिक नहीं है तो पहले तो बेसिक कवर कर लो। अगर आपको बेसिक कवर है ना, और आपको एंड मौके पे रिवीजन की जरूरत है, तो 399 का एक बैच है, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो ये मेंस के लिए, इवन कोचिंग सेंटर का, तो आप वो ले सकते हो। या फिर यूट्यूब के ऊपर इन सब ने, इवन कोचिंग सेंटर ने भी, आवाज सर ने भी, राकेश यादव ने, अभिनय सर, ये चारों टीचर है यूट्यूब पे, इनकी वीडियो देख लो, जिससे समझ आए उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। बस ये है, यूट्यूब पे ना पूरा कंटेंट या फिर एक जगह अवेलेबल नहीं होता, कोई वीडियो अलग होती है, कोई कभी होती है। अगर आप इनके कोर्स ले लेते हो तो स्ट्रक्चर वे में मिल जाता है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। और मैं कोई इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जो ठीक लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यूट्यूब से भी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो सकती है, मैंने भी कोई बैच या कोर्स नहीं ले रखा है, ना लिया कभी, अभी यूट्यूब से पढ़ा सारा और किताब से बस। तो इन सबसे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप अगर न्यू हो या बिगनर हो, कैसे भी हो, तो आप ना अब ये इवन कोचिंग सेंटर को फॉलो करो। इसके अंदर भूतेश सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब बाकी सारे टीचर बढ़िया है, लेकिन फिर भी मैं अगर रिकमेंड करूंगा तो इवन कोचिंग सेंटर करूंगा आपको। तो आप पहले कंसेप्ट कर लो, जैसे मैंने बता दिया। अगर आपका कंसेप्ट कवर है तो जितनी ज्यादा हो सकती है सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट में जो आए उसकी प्रैक्टिस करो, बस फिर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। पीवाईक्यू बुक खरीदते हैं ना पिनाकल की, चैप्टर वाइज, उसके अंदर से, जैसे बहुत से कहते हैं हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया लेकिन मार्क्स बढ़ नहीं रहे। अरे भाई, तुमने प्रैक्टिस करी ही नहीं है, तुमने सिर्फ और सिर्फ एक बार कोर्स खत्म कर लिया और बस बाबूजी बन के बैठ गए कि अब तो हमारा कोर्स हो गया, अब तो पेपर में नंबर आने चाहिए। ऐसा नहीं होता है भाई, दुनिया भर की प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे मेन, जो तुम कोर्स लोगे या मान लो यूट्यूब से भी करोगे, तो जो उसके क्वेश्चन है उसका स्क्रीन, अगर मान लो यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट लो के अपने पास रख लो और उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। अगर तुमने कोई कोर्स ले रखा है तो तुम्हारे सर जो है शीट प्रोवाइड करेंगे, उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। दूसरा, एसएससी की चैप्टर वाइज बुक आती है पिनाकल की, या किरण की, जोन सी आपको ठीक लगे वो लो और उसकी प्रैक्टिस करो। और ये सेम चीज बुक के साथ और शीट क्या है, एक बार कर ली और बाबूजी उनके नहीं बैठना है भाई। एक बार कर ली, कुछ क्वेश्चन होंगे जो पहली बार में सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व हो जाएंगे, तो उन्हें ना तुम कट ही कर देना कि ये तो ईजी हो गए। कुछ होते हैं जो भाई एक बार में सॉल्व नहीं होते, तो उनको कर लेना सर्कल। जैसे मान लो परसेंटेज है एक एग्जाम्पल, तो उसमें 200-300 क्वेश्चन है, तो उसके अंदर लगभग 50 के आसपास शायद क्वेश्चन हो सकते हैं जो तुम पे पहली बार में नहीं सॉल्व हो, तो उन्हें सर्कल कर लेना। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए। अब दोबारा से परसेंटेज पे आप पहले आओगे, तो सबसे पहले जो 50 क्वेश्चन है ना जो टफ है, इनको करना क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करना। फिर फिर इसके अंदर से 50 से ना ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे शायद जो बिल्कुल टफ होंगे, जो नहीं सॉल्व होंगे। तो क्या होता है, जब पेपर आता है ना, तो इन 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है बढ़िया तरीके से। तो एक या दो बार करने से ऐसा नहीं होता कि भाई ये नंबर बन गया, भाई बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। अब आ जाता है सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस। जैसे एक ने मेरे को मैसेज कहा मेरे के नंबर नहीं बढ़ रहे, तो मैंने उससे पूछा कितने सेक्शनल टेस्ट दिए, तो उसने एक भी नहीं दिए थे। तो भाई कहाँ से तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे? कैसे प्रैक्टिस करनी है, टेक्स्ट बुक के अंदर ना सर्च करना मैथ एसएससी टेस्ट सीरीज में ना, तो उसके अंदर ना टेक्स्ट बुक 20,000 प्लस क्वेश्चन बनेंगे, सीजीएल सीएचएस लो, 25-25 के सेट। तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल, तो भाई ये 25 क्वेश्चन ना डेली तुम्हारे सॉल्व होने चाहिए, एक सेट डेली कम से कम है, ये इतना तो तुम्हें करना ही करना है। तो जब तक तुम पेपर दोगे ना सीजीएल, तो लगभग 6 महीने हो जाएंगे। तो खुद कैलकुलेट करो तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इतनी 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने से। फिर उसके बाद उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखो अगर तुम, और ये भी देखो कि तुम क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हो, ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहे, अगर ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो उसको कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हैं वो देखो। ठीक है, और दूसरी चीज सबसे जो बढ़िया मेरे को लगती है प्रैक्टिस करने के लिए, ये तो कह रहा है ही सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर टाइमिंग होती है, सारा कुछ है, लेकिन सबसे बढ़िया जो मेरे को लगता है वो होता है सेक्शनल जो वीडियो सॉल्यूशन होते हैं। तो वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखा करो। ये मैं अभी जो लास्ट लास्ट वाली स्लाइड में आपको बता दूंगा इसका क्या यूज है। बाकी डीएसएलवी में सेम पीवाईक्यू की कोई सी बुक ले लो, एसएससी पिनाकल ये तो बिल्कुल तुम्हें करनी ही करनी है, क्योंकि ये तो चैप्टर वाइज है, ये तो तुम्हें करना ही है। और सेक्शनल टेस्ट टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल है, दे सकते हो। अगर आप दोनों की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर तुम एसएससी वाले दोगे, मतलब डीएसएसबी वाले भी देने ही हैं आपको, लेकिन अगर आप सिर्फ डीएसएसबी की दे रहे हो तो एसएससी वाले अगर नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि इसके अंदर एलजेब्रा और ये सब आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन वो डीएसएसबी में नहीं आती, तो आपके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, वो क्वेश्चन छोड़ देना। रीजनिंग सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल है, कंसेप्ट पूरा करो। कैसे करोगे? या तो सिग्मा अकेडमी से करो, यूट्यूब चैनल है, या फिर इवन कोचिंग सेंटर से, सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब से किसी को नहीं पढ़ना, सीधे सीधे एक शॉर्ट सॉल्यूशन 399 में, ये इवन कोचिंग सेंटर पे सर है रीजनिंग के लिए, मेंस का कोर्स करा रखा है,
टॉपिक वाइज है, खत्म कर लो, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब वीडियो से कर लो। जैसे सिग्मा अकेडमी लेटेस्ट क्वेश्चन कोई ना कोई कराते रहते हैं। सेम विद इवन कोचिंग सेंटर, जैसे एमटीएस के लेटेस्ट क्वेश्चन करा देंगे, कभी सीजीएल के। तो भाई लेटेस्ट क्वेश्चन तो तुम्हें करके ही जाने हैं अगर पेपर में पास होना है तो। जैसे मेरे से क्या गलती हुई, एसएससी एमटीएस, मैं एमटीएस के जीके क्वेश्चन पढ़ रहा था, लेकिन एंड मौके पे मैं नहीं पढ़ पाया। सीधे सीधे 2 क्वेश्चन रिपीट हुए जीके के, सीधे सीधे 2, और मेरा गलत, मैं करके ही नहीं आया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। तो अगर ये 2 क्वेश्चन ठीक हो जाते मेरे, तो ऑलमोस्ट 6 नंबर का फायदा हो जाता। लेकिन ठीक है, अब गलती हो गई, तो तुम ये गलती मत करना। सेक्शनल टेस्ट वही टेक्स्ट बुक पे टाइप करना, एसएससी रीजनिंग क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज आएगी, 20,000 प्लस क्वेश्चन होंगे, सीजीएल सीएचएसएल, डेली एक सेट कर लो बिना किसी एक्सक्यूज के। एक भी दिन का एक्सक्यूज हो तुम पीछे, कंपटीशन से पीछे हटो। और पीवाई की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो ये। और डीएसएसबी और रीजनिंग की ऑलमोस्ट सेम रीजनिंग आती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर तुमने किसी की भी प्रैक्टिस कर ली तो तुम कर सकोगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाती है इंग्लिश। इंग्लिश सबसे बेसिक है। कंसेप्ट करना है तुम्हें, कहाँ से करना है? पहला ऑप्शन, प्लिन टू पैरामाउंट की बुक उठाओ, और एक प्लेलिस्ट है, मैं लिंक दे दूंगा ये डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो 60 के आसपास वीडियो है, 20-20 मिनट की। एक माई पाठशाला चैनल है, उन्होंने बहुत पहले पढ़ा रखा था। तो वो करो और ये बुक साथ में लेके बैठ जाना। जो इंपॉर्टेंट वो वीडियो ने जो बता देना, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, इस किताब के अंदर हाईलाइट कर लेना, वो पढ़ लेना, इससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, अमन वशिष्ठ सर है, इनका कोर्स खरीदो। तीसरा ऑप्शन, जैसे जिन बच्चों का कोर्स हो गया है एंड में थोड़ा सा रिवीजन करना है, तो 120 रूल की एक पीडीएफ आती है, जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर सर्च करोगे ना, मिल जाएगी, मैंने डाल रखी होगी, किसी ने डाल रखी होगी, सिर्फ उससे पढ़ लेना रिवीजन के लिए। बाकी उसके बाद प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है, पीवाई क्यों, सेम ये टेक्स्ट बुक के अंदर सर्च कर लेना, 20,000 क्वेश्चन होते हैं, डेली प्रैक्टिस करो। अब आ जाती है वो क्या है, वो क्या कहते हैं भाई, याद नहीं होती, याद नहीं होती, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, रिवीजन करो। जैसे मान लो आज पहला पेज पढ़ लिया, फिर कल जब आओगे तो पहला पेज पढ़ो और दूसरा पेज पढ़ो, फिर जब तीसरे दिन आओगे पहला दूसरा तीसरा, ऐसे करते करते हफ्ते में 7 दिन हो जाएंगे, 7 पेज पढ़ो। फिर जब 7वें और ना, जैसे मान लो दूसरे दिन आ गए, पहला पेज पढ़ो, तीसरे दिन आएगा तो भी पहला पेज सब पढ़ोगे ना। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो थोड़े से टफ होंगे, उन्हें ना सर्कल कर लेना। तो जब 8वां दिन होगा ना, तो जो सर्कल वाले वर्ड है सिर्फ और सिर्फ उन्हें पढ़ना। तो ऐसे करते करते तुम्हारा रिवीजन बढ़िया हो जाएगा। फिर उसके बाद ना 7-7 पेज का ग्रुप बना ले कि मेरे को 7 पेज पढ़ने हैं आज, दूसरे 7 पेज पढ़ने हैं आज, तीसरे 7 पेज पढ़ने हैं आज। तो तुम्हारा रिवीजन टाइम टू टाइम चलता रहेगा। या तो ब्लैक बुक खरीद लो, और या फिर पीवाईक्यू खरीद लो। एसएससी और डीएसएसबी की भाई सेम इंग्लिश आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम इंग्लिश आती है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन कंसेप्ट वो क्या है वही आती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे मेन चीज है ये कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस कब डेवलप होता है? जब तुम्हारी रीडिंग स्किल थोड़ी सी भी, थोड़ी अगर तुम्हारी रीडिंग सेंस है तो तुम ये कॉमन सेंस लगा सकते हो। और कॉमन सेंस दो चीज कब लगेगा, कब? जब तुम्हें वो क्या आती हो कि भाई ही इज ए एक्सीलेंट प्लेयर। अगर तुम्हें एक्सीलेंट का मतलब पता है तो ही तो तुम सेंस लगाओगे, वरना कहाँ से लगा लोगे? इसलिए ये जो वो क्या तुम दुनिया भर की यहाँ से पढ़ोगे ये, और जो ग्रामर पढ़ोगे उससे तुम्हारी थोड़ी सी कॉमन सेंस डेवलप होगी। लेकिन बाद में, अब डेली तुम्हें क्या करना है, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन करो। डेली उसमें एक एडिटोरियल आता है, वो पढ़ो खुद, और उसके अंदर जो वो आती है ना, उसको डेली पढ़ा करो। वैसे देखो, मेरे को ना पीवाईक्यू सारी की सारी याद है, मेरे से तुम कभी भी पूछ सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेलीग्राम चैनल ये जो है ना, इसके अंदर जब लगभग 20-25 वो होती है, तो मेरे को ना 3 से 4 नहीं आती है, ये हर बार होता है। उन 3 से 4 को मैं अलग लिख लेता हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि सारे आप कि आपको बहुत सारी वोकैब ना आए, तो डेली डेली पढ़ो। अभी फिलहाल 1 हफ्ते तुम ना शेड्यूल बनाओ कि हाँ, मेरे को हमें डेली पढ़ना है। उसके बाद से अगर आपका मन करे नोट करना, नहीं मन करे मत नोट करना। क्योंकि उन्हें नोट करने में भी तो टाइम जाएगा, मेरे को तो 3 से 4 नोट करनी होती थी, तो मैं कर लेता था। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कैसे करना है। लेकिन ये तुम्हारी रीडिंग जो प्रैक्टिस है, ये डेली होनी चाहिए। बाकी ये अपने यूट्यूब चैनल पे ना उसका एक्सप्लेनेशन भी कर दे, तो आपकी मर्जी एक्सप्लेनेशन देखना या नहीं देखना। देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं तो कह रहा हूँ अगले 1 हफ्ते तक ये एक्सप्लेनेशन देखो। एक फिर उसके बाद क्या करो, 1 दिन एक्सप्लेनेशन देखो, 1 दिन खुद करो, 1 दिन एक्सप्लेनेशन देखो, 1 दिन खुद करो। तुम्हें समझ डेवलप होगी भाई इंग्लिश को पढ़ते किस तरीके से है। क्योंकि अब जो इंग्लिश आ रही है, ये थोड़ा-सा भी तुम्हारा कॉमन सेंस होगा, थोड़ा-सा तो नहीं, खैर तुम्हें ये सारा पैसा तो, अगर मैं कह रहा हूँ थोड़ा-सा भी कॉमन सेंस, तो तब मैं ये कह रहा हूँ जब तुम्हें वोकैब पीवाईक्यू सारी मुँह ज़बानी रटी हो और कांसेप्ट सारे क्लियर हो, ये तब बोल रहा हूँ। अब कोई आके नॉर्मल कॉमन सेंस से निकाले तो थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसी बात नहीं है। अब आके फिर प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कहाँ से करो? वही टेक्स्ट बुक के अंदर है, जितने तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और मॉक में मिलते हैं, बस करो। जितनी कर सकते हो प्रैक्टिस करो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब आता है जीके। जीके, एसएससी और डीएसएसबी, सबसे पहले तो 2 चीज़ आती है, एक तो नॉर्मल जीके और एक आती है करंट अफेयर।
और जो एसएससी की जीके है वही डीएसएसबी जीके, कोई फर्क नहीं है। अगर आपने तो मतलब इसके लिए भी तुम्हें कोई अलग एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, सेम चीज पढ़ो, पीवाईक्यू पे फोकस रहो हमेशा और टॉपिक वाइज पढ़ो। या तो कोई भी अरिहंत की एक किताब आती है 30 रुपए वाली, वो तो जरूर पढ़ना, क्योंकि उससे ना तुम्हारा बेसिक कवर होता है। और दूसरी चीज मतलब परमार सर को आप फॉलो कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये जो है ये पीवाईक्यू सीरीज चलाते हैं, और पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इन सर को फॉलो कर सकते हो। और बाकी डीएसएसबी के लिए मैंने लगभग 20 डेज की सीरीज चलाई थी, उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 13 वीडियो करी है। मैं 7 उन्हें अभी कंप्लीट करूंगा, डीएसएसबी से रिलेटेड है वो बिल्कुल। बाकी अगर आप नए हो या पुराने भी हो, जैसे भी हो, परमार सर को फॉलो कर लो, तुम्हारा अच्छा स्कोर आ जाएगा। ये पीवाईक्यू की इनके पार्ट 4 है, वो करके चले जाना अगर आप डीएसएसबी का अभी पेपर देने जा रहे हो वो। और दूसरा कोई भी डीएसएसबी का, अगर डीएसएसबी की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, तो कोई भी लेटेस्ट पेपर हुआ ना तो उसे जरूर कर लेना। जैसे अभी एसएससी सीजीएल मेंस हुआ है, तो भाई मेंस के क्वेश्चन करो, तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे जो भी बच्चे सीजीएल मेंस देने गए, तो भाई उससे पहले एमटीएस हुआ था, तो एमटीएस के तुम्हें क्वेश्चन आने चाहिए। मेरा मैं इसे नहीं कर गया तो मेरे को लॉस हुआ सीधे सीधे 2 क्वेश्चन। तो भाई जो बोल रहा हूँ उसे कर लो। अब आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी सेम एसएससी में भी आएगी, डीएसएसबी में भी आएगी। एसएससी में मेंस में आनी है। और बहुत से बच्चे हैं जो सीधे सीधे मेंस में 353 भी एक एक बच्चे के 353 है, वो कंप्यूटर में फेल है। तो कंप्यूटर को हल्के में मत लो मेरे भाई। सेम विद डीएसएसबी, क्योंकि डीएसएसबी में अभी लेटेस्ट कंप्यूटर अभी पहले नहीं था। इसको अच्छे से कवर करो। मैंने कैसे किया? कंसेप्ट करो। कंसेप्ट कहाँ से करो? आरबी प्ले, मतलब यूट्यूब पे सर्च करना आरबी प्लेलिस्ट 2.0। जो भी वीडियो है सारी आप मतलब रिलीजियसली, मतलब बहुत अच्छे से फॉलो करो, वीडियो को देखो। और नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आरबी रिवॉल्यूशन के चैनल के टेलीग्राम पे जाओगे, लेटेस्ट इन्होंने पीडीएफ प्रोवाइड करी है, उसका रिवीजन करो। लगभग इस पीडीएफ को मैंने ना 3 से 4 बार पढ़ रखा है। मेरे मतलब हर बार ठीक नंबर आते हैं कंप्यूटर में। और एक सचिन अरोड़ा सर है, तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हो। इनसे मैंने सिर्फ और सिर्फ आईएसओ करके एक है टॉपिक कंप्यूटर के अंदर, वो पढ़ रखा है। तो मेरे को तो इन्होंने बहुत सही तरीके से समझाया, इसलिए मैंने इसे कर लिया। बाकी ये प्लेलिस्ट जरूर कर लेना, मतलब कुछ करो मत करो, सबसे पहले 3 से 4 बार ये तुम्हें अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। उसके बाद तुम कुछ करते हो नहीं करते मुझे कोई मतलब नहीं, ये जरूर करके जाना। उसके बाद सबसे मेन जो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस अच्छे से करना। पीवाईक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? तो ये जो आरबी रिवॉल्यूशन है ना, इनके जो पीडीएफ है इसके अंदर पीवाईक्यू दे रखे हैं इन्होंने एसएससी के। डीएसएसबी में पहले कंप्यूटर पूछी नहीं गई, तो इनके मेरे मुझे नहीं लगता इसके पीवाईक्यू कहीं अवेलेबल होंगे। लेकिन इतना जितना मैंने अभी बता दिया, इसको अच्छे तरीके से कर लो, डेफिनेटली तुम्हारे अच्छे नंबर आने वाले एग्जाम में। अब आ जाता है हिंदी, जो कि सिर्फ और सिर्फ, और जो एसएससी वाले हैं वो 2 मिनट रुके रहो, भी आगे स्लाइड है इंपॉर्टेंट बताने के लिए। डीएसएसबी के लिए हिंदी कैसे करी भाई? मैंने कैसे करी थी? सबसे सिंपल काम मैंने, जैसे मैंने 3 से 4 दिन क्या किया, जैसे मैंने पहले पीवाईक्यू डाउनलोड करा और देखा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा कि अच्छा इसमें मुहावरे आ रहे, मुहावरे कितने आ रहे? 2 आ रहे, तो मैंने लिख लिया मुहावरे 2। संधि विच्छेद कितने आ रहे? कि 4। इस तरीके से मैंने टॉपिक की लिस्ट बना ली, लगभग 10 से 12 कि ये टॉपिक है। अच्छा सर्वनाम का एक क्वेश्चन पूछ लिया, कितने सर्वनाम है, तो सर्वनाम लिख लिया। इस तरीके से मैंने टॉपिक लिख लिया कि भाई ये इस तरीके से है। उसके बाद मैं यूट्यूब पे गया और कर लिया, संधि विच्छेद टाइप करा, 3 से 4 वीडियो आई, देख लिए, नोट्स बना लिए। और तत्सम तद्भव, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लिखो कि भाई ये टॉपिक आ रहा है। यूट्यूब पे टॉपिक का नाम डालो और कर लो। समास है, टॉपिक आ रहे हैं, समास का डालो और मतलब यूट्यूब पे, और अपने नोट्स बना लो। इस तरीके से मैंने भाई 5 से 6 दिन के, मतलब 5 से 6 दिन तो कम बता रहा हूँ, शायद 10 से 15 दिन के अंदर मैंने जीके हिंदी खत्म कर दी थी। और ये ज्यादा हिंदी का काम है नहीं। पेपर होगा मार्च या अप्रैल में, तो अगर आप डेली 30 से 45 मिनट दोगे, तो भाई 30 में से 25 का है ना इस बार, तो क्या मतलब बहुत आसानी से तुम 20 क्वेश्चन आराम से कर लोगे सही। तो डेली कंसिस्टेंट रहो, या पेपर के टाइम पे फिर आएगा पेपर, तुम पढ़ बोलोगे टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, एक्सक्यूज दुनिया भर के देते रहोगे। 30 से 35 45 मिनट डेली पढ़ो और पेपर निकालो। अब पीवाईक्यू टॉपिक जिस तरीके से मैंने बताया कर लो। अब पीवाईक्यू प्रैक्टिस, अगर डीएसएसबी के पीवाईक्यू बहुत सारे अवेलेबल है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखे हैं अपने ग्रुप में, और टेक्स्ट बुक के अंदर भी अवेलेबल है। 41 सेट है डीएसएसबी के, पूरा फुल मॉक में, मतलब जो पेपर पूरा कंप्लीट आता है उस तरीके से। तो भाई इन 41 सेट को कंप्लीट कर लो। अगर ये तुमने
तो इसके अंदर जो भी टॉपिक है हिंदी के वो तुम्हें आने चाहिए। दूसरी चीज, सिर्फ हिंदी के नहीं, मैथ, इंग्लिश, जो भी कोई भी हो गया, अगर इस 41 सेट के अंदर है तो वो टॉपिक तुम्हें आना चाहिए। अगर मैथ का कोई टॉपिक है कि भाई इन्होंने मिक्सचर का बहुत अच्छे लेवल का पूछ रखा है इसके अंदर, तो वो तुम्हें आना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पेपर में आ जाए, तुम पेपर में सोचने बैठो कैसे करूँ कैसे करूँ। ऐसे नहीं होता पेपर क्लियर भाई, उसको बढ़िया तरीके से तुम्हें आना चाहिए, मेन बात ये है। अब आ जाती है टाइपिंग। तो टाइपिंग भाई एसएससी में भी होती है और डीएसएसबी में होती है। एसएससी में होती है बच्चे लेवल की, बिल्कुल बच्चे लेवल की इन द सेंस, अगर आप अभी से 30 मिनट, 30 मिनट में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ भाई, मतलब 30 मिनट, चलो बिल्कुल, चलो तुम बहुत बिजी हो तो लो भाई 20 मिनट कर लो। डेली करोगे एसएससी का, जब तक एग्जाम आएगा मई में, मई मतलब शायद नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा, मुझे याद नहीं, लेकिन जब तक एग्जाम आएगा आराम से तुम 27 की निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं डीएसएसबी। तो डीएसएसबी में लेवल होता है हार्ड। और अगर अप्रैल में पेपर हो गया, मार्च में पेपर हो गया, उसके लगभग तुम्हें 1 से 1.5 महीना होगा टाइपिंग का। तो भाई आधे से ज्यादा 100 में से 80 बच्चे फेल रहेंगे टाइपिंग के अंदर। मैंने पेपर दिया है, टाइपिंग दी, मुझे पता है। 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगते हैं, और वो A4 साइज का पेपर दे देंगे और नोटपैड खोल देंगे तुम्हारे सामने कि अब ये जो है इसे टाइप करो। मतलब पेज से देख के टाइप करना ना बहुत अच्छा, नहीं अच्छे अच्छे फेल होते हैं भाई। तो इसलिए डेली मतलब 30 मिनट तो कम से कम दो। अगर किसी की मान लो 30 स्पीड है अभी, तो वो 30 मिनट दे दे। लेकिन जो बंदा बिल्कुल बिगिनर है तो भाई वो 1 घंटे दो। क्योंकि पेपर में तुम कितने भी अच्छे नंबर ले हो, टाइपिंग में फेल हो गए तो क्या मतलब उस बात का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फैब तक सब अपनी 30 स्पीड कर लो, जिसकी है जिसकी नहीं है 30 स्पीड कर लो। उसके बाद आधे घंटे शिफ्ट हो जाना। लेकिन जब तक 1 घंटे तो करो टाइपिंग प्रैक्टिस, वरना तुम टाइपिंग में फेल हो जाओगे। तो अच्छे से टाइपिंग पे ध्यान दो। अब आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मैथ के लिए, मैथ में बहुत से बोलते हैं कि यार हमने प्रैक्टिस कर ली, हमारे नंबर फिर भी नहीं बढ़ रहे, कैसे क्या करें, मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, सबसे मेन बात, मॉक टेस्ट डीएसएसबी और एसएससी के लिए जितने मर्जी हो सकते हैं दुनिया भर के मॉक दो। मैंने भी एसएससी सीजीएल प्री के लिए लगभग दिए होंगे 50 तो मॉक, मेरे हिसाब से कम दिए होंगे मैंने। बाकी फिलहाल मैं डीएसएसबी और एसएससी के लिए एक पर्टिकुलर अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैंने एक मिक्स बता दी कि अभी एटलीस्ट तुम फ्लो में तो आओ, पढ़ाई तो करने में तो लगो, आलस में मत बैठो। तो जैसे मैं क्या, जैसे अब मैथ में तुमने सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी नंबर नहीं बढ़ रही, क्यों? क्योंकि तुम्हें ना क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आ रहा। तुम्हें कंसेप्ट पता पड़ेगा उसे पेपर में लगाते किस तरीके से। तो मैं क्या करता था, जो भी लेटेस्ट टाइप के वीडियो होते थे ना, वीडियो सॉल्यूशन, जैसे भाई अब जी सीजीएल मेंस है, इसके जो सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन ऑलमोस्ट टीचर ने करा दिए। 3-4 टीचर ने तो करा ही दिए होंगे यार, भी रिवॉल्यूशन शायद करा दिए। तो उसको जाके देखो भाई। तुम ये नहीं है पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, चाह देख लिया, चाह ये तो इजी, अच्छा है, ऐसे नहीं होता भाई। जाओ वीडियो सॉल्यूशन टीचर किस तरीके से करा रहा है, पहले पॉज करो, सॉल्व करो। सॉल्व हो जाए फिर उनके सॉल्यूशन देखो, क्योंकि भाई बहुत से क्वेश्चन जो है ऑप्शन सॉल्व होते हैं सेकंडों में। तो या फिर डिजिटल सम लग जाता है या फिर यूनिट डिजिट लग जाता है। तो ये अपने आप स्किल डेवलप नहीं होती, ये टीचर से दे तो जितना हो सकता है वीडियो सॉल्यूशन देखो, वो समझाते हैं। तो क्या, अच्छा हाँ, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे करो। जैसे अभी टेक्नीशियन, ये रेलवे वाले कोई एनटीपीसी के लेटेस्ट क्वेश्चन थे यार, भी रिवॉल्यूशन में इन्होंने करा के, उसको सॉल्व करो। इवन कोचिंग सेंटर पे जो आभास सैनी, ये तीनों जो सर है, और भी अच्छे अच्छे सर है, लेकिन फिलहाल ये जो तीनों सर है लेटेस्ट क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर कराते रहते हैं। तो उनको जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनके अपडेट में रहो, क्योंकि जो मॉक टेस्ट में ना ये क्वेश्चन जो लेटेस्ट वाले होते हैं घूमते रहते हैं। तो इसलिए जो भी लेटेस्ट पेपर हो उनके बेस्ट क्वेश्चन, जैसे इन आरबी रिवॉल्यूशन सर ने करा रखे हैं बेस्ट क्वेश्चन, एमटीएस के बेस्ट क्वेश्चन, तो सेम जो भी बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है, या बेस्ट क्वेश्चन नहीं भी है लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो उनके वीडियो सॉल्यूशन देखो भाई। यही, और जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वो तो करते रहो, लेकिन ये चीज जरूर करो। जैसे रीजनिंग के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन तुम ये सिग्मा अकेडमी वाले से देख सकते हो। लेटेस्ट क्वेश्चन के हमेशा टच में रहो, तभी तुम्हारा फायदा होगा, वरना नहीं होगा फायदा। तो इस वीडियो में मैंने जो भी बताया उसको अच्छे तरीके से फॉलो करो, मॉक टेस्ट देते रहो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो आपका जो एग्जाम है वो अच्छा जाएगा, बस आप ये अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा हो सके कंसिस्टेंट रहो। 6 से 7 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं तो डेली ही पढ़ो, ऐसा ना हो किसी दिन कम हो जाए, कभी कभी हो सकता है, लेकिन कोशिश करो
3 से 4 घंटा है, 1-2 अगर कुछ नहीं पढ़ा जाए तो फिर मॉक टेस्ट दे दो, मन नहीं कर रहा तो सेक्शनल टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट देने का मन नहीं है तो टाइपिंग करो, लेकिन कुछ ना कुछ डेली करते रहो, कंसिस्टेंट रहो। बाकी किसी के भी कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें डाउट बता दूंगा आपको। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।